वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। बीच में एक लंबा सा गैप हो गया था। लास्ट जो वीडियो आई थी वो 28 ऑफ जनवरी को आई थी, जिसमें 27 ऑफ जनवरी तक के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर किया गया था। तबीयत हेल्थ कारण से वीडियो नहीं आ पा रही थी, अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। तो ये जो वीडियो है जिसका टाइटल 6 फरवरी 2026 है, इसमें बेसिकली 4 और 5 फरवरी के न्यूज़ को इंक्लूड किया गया है जो हमारे काम का है। बाकी का जो बैकलॉग है न्यूज़ का वो भी कवर कर दिया जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब होपफुली रेगुलर आना शुरू हो जाएगा वीडियो आपका, हेल्थ परमिटिंग। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 4 ऑफ फरवरी को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है कैंसर डे। फिर आज 5 है ना। इंडिया और जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किया है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट का जो बातचीत है वो आपका शुरू हो जाएगा। फिर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया गया है। मोदी साहब अपने 3rd ऑफिशियल विजिट पे जा रहे हैं मलेशिया। क्या क्या चीज़ याद करना है वो देखना है। यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स एंड कोऑपरेटिव अमित शाह, उन्होंने फॉर्मली लॉन्च कर दिया है भारत टैक्सी। ये भारत का पहला कोऑपरेटिव सेक्टर्स में राइड हेलिंग टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करेगा। आज के दिन ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नागालैंड गवर्नमेंट और एक नागा एनपीओ है, उसके बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है ताकि नागालैंड के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी एक ऑटोनमस रीजन सेटअप किया जाएगा। युमनाम खेमचंद सिंह यानी कि वाई खेमचंद सिंह को स्वर्न इन किया गया एज द 13th सीएम ऑफ मणिपुर। एक सोशियोलॉजिस्ट थे, बहुत ही फेमस एजुकेशनिस्ट थे, आंद्रे बेते, उनका देहांत हो गया है, वो ही हैज पास्ड अवे। फिर आरबीआई ने विनय मुरलीधर टोनसे को अप्रूवल दे दिया है, ये सक्सीड करेंगे प्रशांत कुमार को एज द यस बैंक एमडी एंड सीईओ। इंडिया कजाकिस्तान का जो 3rd एडिशन था मिलिट्री एक्सरसाइज का खंजर, ये स्टार्ट हो गया कहाँ पे, असम में। इंटरनेशनल न्यूज़ में जो स्टार्ट ट्रीटी है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, वो 5 ऑफ फरवरी 2026 को ख़त्म हो गया। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग आयोजित किया था यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट इन वाशिंगटन डीसी। फिर सेशल्स के जो प्रेसिडेंट हैं पैट्रिक हरमिनी, ये भारत अपने 5 डेज के दौरे पे आ चुके हैं। ठीक है, आप जानते हो 2026 में ब्रिक्स का चेयरमैनशिप इंडिया को मिला है। इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज को। 13th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026, ये दुबई में आज ख़त्म हो गया 5 ऑफ फरवरी को। फिर राजनाथ सिंह ने एक जॉइंट एक्सपेडिशन को फ्लैग ऑफ किया है टू कॉन्कर माउंट अकनकागुआ, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो माउंट अकनकागुआ किस चीज़ से इम्पॉर्टेंट है वो हमें थोड़ा याद रखना होगा। और स्पोर्ट्स में एक ही न्यूज़ आज कवर किया है जो बिल्कुल अभी आया है। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर लेड बाय स्मृति मंदाना, उसने जीत लिया है 4th वुमेन्स प्रीमियर लीग का टाइटल। ठीक है, उसने फाइनल में किसको हरा दिया, उसने फाइनल में आपका हरा दिया है दिल्ली कैपिटल्स को। हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं डे से। हमेशा याद रखना 4th ऑफ फरवरी को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किसने किया था, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इसको स्थापित किया था। फिर डे में हम लोग क्या याद रखते हैं, थीम। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ने डिसाइड किया है कि 2025, 2026 और 2027 एक ही थीम होगा, और वो थीम क्या होगा, यूनाइटेड बाय यूनिक। तो थीम हो गया यूनाइटेड बाय यूनिक, और मनाया कब जाता है, 4th ऑफ फरवरी। ठीक है, दूसरा एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कैंसर को एक बीमारी बोला जाता है, डिजीज़ बोला जाता है। नॉर्मली डिजीज़ किसके कारण होता है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, यानी कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगस वगैरह आपका हो जाता है, उससे होता है। कैंसर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण नहीं होता। तो फिर कैंसर किससे होता है, ये बेसिकली होता है ओवर ग्रोथ ऑफ सेल। जैसे
हमारे बॉडी में ना हम लोग सेल से बने हुए हैं, ठीक है। हिंदी में शायद इसको कोशिका बोलते हैं। सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल ही होता है ना। फिर क्या होता है? सेल आपका डिवाइड करता है, फिर हमारा बॉडी ग्रो करने लगता है, और फिर जिस ऑर्गन को जितने सेल की ज़रूरत होती है बॉडी उस हिसाब से वहाँ पे उतना सेल का ग्रो होता है। कभी कभी क्या होता है, जो कंट्रोल्ड ग्रोथ है ना सेल का, वो नहीं हो पाता किसी कारणवश। तो इससे क्या होता है, सेल का ओवर ग्रोथ हो जाता है, बड़ा सा हो जाता है ओवर ग्रोथ। आपने देखा होगा किसी किसी व्यक्ति के मुंह पे यहाँ पे ऐसे करके लटक जाता है, यहाँ पे वो बेसिकली क्या होता है, कैंसरस होता है सेल, वो ओवर ग्रो कर गया है आपका बॉडी का। तो जो ओवर ग्रोथ सेल होता है ना, उसको मेडिकल साइंस में कहते हैं ट्यूमर, ठीक है, इसी को कहते हैं ट्यूमर। अब ट्यूमर देखो दो तरह का हो सकता है, ये आपका हो सकता है बेनाइन, या फिर हो सकता है आपका ये मैलिग्नेंट। अगर डॉक्टर को देखो शक होता है कि आपका जो ट्यूमर है वो कैंसरस है या नहीं, तो वो क्या करेगा, उसको इलाज के लिए भेजता है। उसको कहते हैं बायोप्सी, यानी कि वो क्या करेगा, यहाँ से ना सेल के टुकड़े को काटेगा और सैंपल को ना लैब में भेजता है। इस प्रोसेस को कहते हैं बायोप्सी। फिर लैब वाले क्या करते हैं, वो ट्यूमर को देखते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि ये बेनाइन है या मैलिग्नेंट। अगर वो कहता है बेनाइन है, इसका मतलब ये हार्मफुल नहीं है बॉडी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है शरीर में। अगर वो कहता है कि मैलिग्नेंट है, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो आपका कैंसरस है। इसको कार्सिनोमा भी बोलते हैं ना कैंसर को, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है कार्सिनोमा, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो देखो सिंपल से एग्जाम के लिए तो 4 फरवरी हो गया, थीम हो गया यूनाइटेड बाय यूनिक, और थोड़ा सा अगर साइंस बेस्ड है तो ये याद रख लेना, इतना काफ़ी होता है, ठीक है। ये याद रखना है वर्ल्ड कैंसर। आज का ही न्यूज़ था, इंडिया जीसीसी होता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उन्होंने साइन किया है TOR फॉर FTA। तो पहले TOR क्या होता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। FTA क्या होता है, फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट है ना, ये साइन कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। साइन किसने किया था, अजय भाडू एडिशनल सेक्रेटरी हैं, चीफ नेगोशिएटर हैं, और डॉक्टर रजा अली मारुज़की, सॉरी स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन में, हम लोग इस नाम को भूल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन याद क्या रखना है, कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। देखो एक अलग सा एक वीडियो बनाया गया है जिसमें टोटल डिस्कशन किया गया था, FTA क्या होता है, अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, फिर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, नेगेटिव लिस्ट क्या होता है, पॉजिटिव लिस्ट ट्रेड वगैरह में क्या होता है ना, इसके टोटल आपके जितने सारे टर्म्स होते हैं ना उसमें उसको डिस्कस किया गया, तो एक बार उसको आप देख लो। फ्री ट्रेड बहुत ही न्यूज़ में है, जैसे कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था ना कि इंडिया और अमेरिका के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो गया ऑन ट्रेड डील। वो अभी तक क्या है किसी को पता नहीं, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर और बाद में पीयूष गोयल साहब ने भी कहा है कि उसका डिटेल पे अभी बातचीत हो रहा है, ड्राफ्ट पे बातचीत हो रहा है। तो जब तक वो ड्राफ्ट पब्लिश नहीं होगा हमें कुछ पता नहीं उसके बारे में कि हो क्या रहा है, ठीक है। लेकिन जो पिछला वीडियो अपलोड हुआ था 28 जनवरी को, उस पर आपने देखा था इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक FTA साइन किया था, फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट साइन किया था। ये कहा गया था मदर ऑफ ऑल डील कहा गया था, ठीक है, उसमें आपका था। तो ये इसको देख लीजिएगा। ये TOR का मतलब होता है ना कि भारत और GCC कंट्रीज इस पर सहमत हो गए हैं कि हमें इन चीज़ों पे बात करनी है और डिसाइड करना है कि कितना कस्टम ड्यूटी घटेगा, कब घटेगा, किस तरह से घटेगा। वो बातचीत शुरू हो गया, यानी कि FTA हुआ नहीं है GCC के साथ। FTA पे बात करने पे ना सहमति बन गई है। सहमति किस रूप में बनी है, वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए तैयार हो गए हैं, जिसमें वो लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे बात करना है, कौन बात करेगा,
और किस तरह से हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे, यही देखो इसका मतलब है। ठीक है, इसमें देख लो थोड़ा सा डेटा है। इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच में जो ट्रेड हुआ था, मर्चेंडाइज ट्रेड है, सर्विस ट्रेड नहीं है इसमें। मर्चेंडाइज मतलब जो ट्रेड हुआ है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है, गुड्स एंड गुड्स का, सर्विसेज में शामिल नहीं है। तो 24-25 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच में जो टोटल मर्चेंडाइज ट्रेड था ना, वो था $178.56 बिलियन। इंडिया से कितने सामान का एक्सपोर्ट हुआ, 56.87, और इंपोर्ट कितना हो गया, 121.68 बिलियन। जिसमें ध्यान ये रखना, ठीक है, ध्यान हमें ये चीज़ रखना है कि यहाँ पे ना जो मेंबर हैं सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, इससे हम लोग बहुत तेल खरीदते हैं। तो सबसे बड़ा जो इंपोर्ट हम लोग करते हैं ना, ऑयल का ही यहाँ से करते हैं। जो ट्रेड है भारत का जीसीसी के साथ, वो इंडिया का जो ग्लोबल ट्रेड है ना, उसका कितना परसेंट रिप्रेजेंट करता है, 15.42। इसका मतलब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो रिसेंटली ने भारत ने किस किस के साथ TOR साइन किया है। एक तो इंडिया और कनाडा के बीच में एक TOR साइन हुआ है, जिसमें दोनों देश सहमत हो गए हैं कि जो सीपा होता है ना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे जो बातचीत रुक गई थी ना, उसको फिर से शुरू किया जाएगा। फिर अगस्त 2025 में इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, उन्होंने TOR साइन किया था ऑन FTA, यानी कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ने TOR साइन किया था और FTA पे बातचीत शुरू कर दी। तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में कौन कौन से देश आते हैं, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या किर्गिज रिपब्लिक और रशिया, ये 4 कंट्रीज में आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये TOR है। FTA किसके किसके साथ हो चुका है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ हो चुका है, ओमान के साथ हमारा हो चुका है, यूनाइटेड किंगडम के साथ हो चुका है। ठीक है, इन सब कंट्रीज के साथ हो चुका है। जो पिछले वाली वीडियो में देख लेना, आपका सारा लिस्ट उसमें दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा स्टैटिक पोर्शन कर ले गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में। ये देखो, ये कंट्री है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में। ठीक है, ये एशिया के ही पार्ट है, क्योंकि ये तो आपका अफ्रीका हो गया ना। तो ये हो गया आपका रेड सी, जो इस अरेबियन पेनिनसुला को सेपरेट करता है अफ्रीका से। इधर है आपका पर्शियन गल्फ, यानी कि यहाँ पे ईरान है। ठीक है, तो मेंबर्स कौन कौन है, सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में टोटल कंट्री कितने हैं, 6। सबसे इंपॉर्टेंट देखो यही है, आपसे पूछेगा कौन मेंबर है कौन मेंबर नहीं है, तो 6 का नाम याद रखना, सऊदी, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत, ये कंट्री हैं। इसमें से याद रखना, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत ने पहले ही कर रखा है सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि उसके साथ हमारा पहले एक फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट है। और अब टारगेट रखा गया इसको $200 बिलियन करने का, इंडिया और UAE के बीच के ट्रेड को। ठीक है, अभी आए थे ना सुल्तान, उसके कितने कुछ घंटे के लिए भारत जब आए थे, जिसमें डिफेंस पैक्ट वगैरह पे भी साइन हुआ था, उसमें टारगेट रखा गया $200 बिलियन ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रियाद। रियाद कहाँ है, सऊदी अरेबिया में। आप जानते हो सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, रियाद है। ठीक है, ये स्टैटिक पोर्शन है, इसको देखना है हमें। MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने शेड्यूल जारी कर दिया है प्राइम मिनिस्टर्स के 3rd विजिट टू मलेशिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इससे पहले नवंबर 2015 में मलेशिया गए थे, फिर सेकंड टाइम गए थे मई 2018 में, और थर्ड टाइम कब जाएंगे, 7 और 8 फरवरी को 2026 को वो मलेशिया में रहेंगे। इंडिया ने मलेशिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था इन 1957 को। ठीक है, तो आप देख लो लगभग कितने साल हो गए, 50 और 20 के आसपास, 70 ईयर्स का आपका डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है इंडिया और मलेशिया के बीच में। मलेशिया देखो क्यों इम्पोर्टेंट है। मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है। उसमें मेन कंट्री अगर आप देखो इन्फ्लुएंस के हिसाब से, एक इंडोनेशिया हो गया, एक मलेशिया हो गया,
एक सिंगापुर है भारत के लिए इम्पोर्टेंट, और एक फिलीपींस भी है। मलेशिया और क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए? वर्ल्ड में पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन यानी PIO सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो है ना, वो रहते हैं आपका मलेशिया में। अब देखो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन क्या है, नाम से ही लगता है, ऑरिजिन वर्ड है ना, इसका मतलब वो आज की डेट में इंडिया का सिटीजन नहीं है, ठीक है, यानी कि वो एक फॉरेनर है। लेकिन वो कभी इंडिया का सिटीजन था या पिछले 4 जनरेशन में पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर जो इंडिया है ना उसका वो रेजिडेंट था या वो सिटीजन था। तो जो इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन जिसका रूट इंडिया में है उसको बोला जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। तो सबसे ज़्यादा PIO रहता है US में, उसके बाद है आपका मलेशिया। सारा सोर्स जो है ना MEA का है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। फिर वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा वो कहाँ रहता है? मलेशिया में। अब देखो इंडियन डायस्पोरा का मतलब क्या होता है? जब ये वर्ड यूज़ करते हैं ना इंडियन डायस्पोरा, इसमें PIO के साथ ना NRI भी आ जाते हैं। NRI कौन होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि वो इंडियन जो भारतीय सिटीजन है लेकिन साल में अधिकतर दिन वो इंडिया से बाहर रहते हैं, जॉब के लिए गए हैं, पढ़ाई के लिए गए हैं, वगैरह वगैरह के लिए, आपका एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए, बिजनेस वगैरह के लिए वो गए हैं इंडिया से बाहर। तो सबसे ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा कहाँ रहता है? US में। सेकंड पे कौन है? यूनाइटेड अरब अमीरात। और थर्ड पे कौन है? मलेशिया। तीसरा जो याद रखना मलेशिया का, पाम ऑयल, ठीक है। देखो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एडिबल ऑयल, खाने वाला जो तेल होता है ना, वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, इंपोर्टर है ना, वो इंडिया है और कंज्यूमर भी इंडिया है। भारत में ऑयल, एडिबल ऑयल का इतनी कमी है कि हमें बाहर से इसको मंगाना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो हम लोग मंगाते हैं ना वो पाम ऑयल होता है। इसका इस्तेमाल हर जगह से होता है, साबुन, शैम्पू, ब्रेड से लेके आपका कॉस्मेटिक्स को बनाने में भी पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। इंडिया सबसे ज़्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करता है फ्रॉम इंडोनेशिया, और सेकंड रैंक पे कौन है? मलेशिया। तो ये 3 चीज़ हमें इसमें याद रखना होगा। थोड़ा सा मलेशिया के बारे में कर लें। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, ठीक है, और मेंबर है किसका? आसियान का। आसियान क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये आपने हमेशा सुनते रहते हो। 11 कंट्रीज के मेंबर है ना आसियान के, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसमें एक मेंबर है आपका मलेशिया। मलेशिया जो है ना ये सेटअप हुआ था एज अ फेडरेशन ऑफ मले इथनिक, जो वहाँ का पॉपुलेशन है उसको मले पॉपुलेशन बोला जाता है। इसके अलावा वहाँ पे ना आपको चाइनीज़ दिखेंगे और आपके अधिकतर साउथ इंडिया से गए हुए तमिलियंस दिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिजिनस जो है मले का है, सेकंड पे इथनिक चाइनीज़ हैं, और थर्ड पे ना इथनिक इंडियंस हैं। तो फेडरेशन ऑफ मले बना था 31 अगस्त 1957 को। उसके बाद इंडिया ने इसको मान्यता दी थी और इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाया था। 1963 में जो फेडरेशन ऑफ मले है इसमें सिंगापुर भी शामिल हुआ और कुछ एरिया और भी शामिल हुआ था, वो आप स्किप भी मार सकते हो। तो सिंगापुर शामिल हुआ तो फेडरेशन ऑफ मले का नाम चेंज करके कर दिया गया मलेशिया। बाद में 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग हो गया और एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में आप उसको जानते हो। मलेशिया की जो कैपिटल है ना वो है आपका कुआलालंपुर। करेंसी जो है उसकी रिंगिट, और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? दातो सेरी अनवर इब्राहिम, ये प्राइम मिनिस्टर हैं मलेशिया से। तो इसका मतलब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब मलेशिया जाएंगे तो इब्राहिम साहब से ही उनकी मुलाकात होगी, ठीक है। हम लोग वापस भारत आ जाते हैं। अमित शाह, आप जानते हो अमित शाह कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स, ठीक है, एंड मिनिस्टर फॉर कोऑपरेशन, ठीक है, ये अमित शाह हैं। इन्होंने फॉर्मली लॉन्च कर दिया है भारत टैक्सी। इसका ना एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था दिल्ली में और गुजरात में लॉन्च हुआ था, ठीक है, वो सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद फॉर्मली भारत टैक्सी को लॉन्च कर दिया गया है भारत में अमित शाह के द्वारा। ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? देखो इस तरह का पूछता है जब भी कोई स्कीम तो नहीं है, ये बेसिकली एक सर्विस है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं ना ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था आपका न्यू दिल्ली में। खासियत क्या है? ये
राइड हेलिंग टैक्सी सर्विस है। राइड हेलिंग का मतलब है ना, ऐप से आप जो टैक्सी बुक करते हो, जैसे फेमस कौन है, ओला, फेमस है आपका उबर, रैपिडो, ये सब बेसिकली क्या है, राइड हेलिंग ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये सारे जो कंपनी है ना, ओला तो इंडियन है, उबर जो है मल्टीनेशनल कंपनी है। भारत में पहली बार एक कोऑपरेटिव मॉडल पे आपका टैक्सी सर्विस लॉन्च किया गया है शहरों में, इसी का नाम है भारत टैक्सी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि भारत का ये पहला कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी सर्विस है। इसमें जो ड्राइवर्स होते हैं ना, जो इस कोऑपरेटिव के मेंबर होते हैं, उनको कहा जाता है सारथी। ठीक है, ड्राइवर्स को कहा जाता है सारथी। भारत टैक्सी को ऑपरेट कौन करता है? इसको ऑपरेट कहता है सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो बेस्ड है कहाँ पे, लखनऊ में। ये याद रहेगा, ठीक है, ये 3 चीज़। फिर भारत टैक्सी में देखो और क्या क्या फीचर्स है। इसमें जितने सारे सारथीज हैं ना, या जो ड्राइवर्स हैं, उनको प्रोवाइड किया जा रहा है 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर वो टैक्सी चलाते हुए अगर मान लो एक्सीडेंट में उनका डेथ वगैरह हो जाता है, तो उनके फैमिली मेम्बर्स को कितने का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, 5 लाख इंश्योरेंस। तो इसके लिए कंपनी कौन इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, इफ्को टोक्यो। तो इंश्योरेंस कितना होगा, 5 लाख का होगा, और ये सर्विस प्रोवाइड करेगा कौन, इफ्को टोक्यो। हाँ, इसके बदले में जो ड्राइवर्स है ना, उनको इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रुप इंश्योरेंस है, इसलिए प्रीमियम बहुत ही कम होगा। यहाँ पे एक हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें फैमिली मेम्बर्स भी शामिल होंगे ड्राइवर्स के। ये प्रोवाइड करेगा कौन, पेटीएम। इसका डिजिटल पेमेंट पार्टनर कौन है, पेटीएम। और अगर बैंक वाले हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, तो याद रखना इसमें जो ड्राइवर शामिल होंगे, अमित शाह कह रहे थे कि आपको सिर्फ 500 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आप भी इस कोऑपरेटिव के मेंबर बन सकते हो। ठीक है, तो फिर उस ड्राइवर को गाड़ी खरीदनी होगी, तो उसके लिए उसको जब कार वगैरह खरीदेगा, तो उसको बैंक से लोन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आपने सुना होगा ना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, पीछे आपका वीडियो भी बना हुआ है इस पर। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसे बहुत सारी योजना है, जिसमें गवर्नमेंट इनको ईजी लोन प्रोवाइड करता है। तो लोन प्रोवाइड करने का मेन काम कौन करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखना, इंश्योरेंस पार्टनर इफ्को टोक्यो, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर कौन करेगा, पेटीएम, डिजिटल पेमेंट पार्टनर कौन है, पेटीएम, लेकिन गाड़ी वगैरह के लिए लोन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेगा। फिर आज एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आया था, अमित शाह में ही रहते हैं हम लोग। ये देखो, नागा ड्रेस पहन रखे हैं। ये जो है ना, नागालैंड के सीएम है, नेफ्यू रियो। ठीक है, ये आए हुए थे दिल्ली, और आज यानी कि 5 फरवरी 2026 को न्यू दिल्ली में एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ है 3 पार्टी के बीच में, जिससे कि नागालैंड में सेटअप किया जाएगा एक ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जिसका नाम होगा फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी। तो याद रहेगा, नागालैंड के सीएम कौन है, नेफ्यू रियो। अमित शाह तो आप जानते हो। ये देखो है क्या, पहला ये एग्रीमेंट साइन कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली। तो ये हमारे काम का एक चीज़ हो गया, अमित शाह जी के प्रेजेंस में। इसके 3 पार्टनर हैं, एक भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, और ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन, ENPO। ठीक है, तो 3 लोगों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ, इसका मतलब ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट है। इसमें देखो क्या है, इसमें ना एक ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी, जिसका नाम होगा फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी, वो नागालैंड के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका एक सेटअप किया जाएगा, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में सेटअप होंगे, 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड। इसमें हम लोग ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट ना, लोंगलेंग, मोन, नोक्लैक, शमेटोर, ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट। नॉर्मल एग्जाम के लिए आप स्किप मार सकते हो, सिर्फ आप इतना याद रखना, 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। ठीक है, इसमें होगा। इसका देखो महत्व क्या है, जो ENPO है ना, नागालैंड में 7 नागा ट्राइब्स का एक एसोसिएशन है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना, नागालैंड में ट्राइब्स रहते हैं, देखो अलग अलग तरह के ट्राइब्स रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ नहीं है।
नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा जो इंसर्जेंट ग्रुप है ना, वो नागा इंसर्जेंट ग्रुप है, ठीक है। और सबसे ट्रबलसम एरिया अभी भी नागालैंड ही है भारत का नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन सारे नागालैंड के ट्राइब्स ना एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग ट्राइब्स हैं। 7 नागा ट्राइब्स ने अपना ग्रुप बनाया था, जिसका नाम रखा था ENPO। 2010 से ये डिमांड कर रहे थे, जो ईस्टर्न नागालैंड का एरिया है जहाँ पे ये 7 नागा ट्राइब्स रहते हैं, उसको नागालैंड से अलग कर दिया जाए और एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि कहते हैं 1963 में जब नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ था, स्टेट बना था नागालैंड का, ठीक है, तब से हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। बाद में इन्होंने डिमांड जो था ना सेपरेट स्टेटहुड का छोड़ दिया, और जो दिल्ली में एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें क्या होगा, ये नागालैंड के अंदर ही जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वहाँ पे आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से शामिल है? सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो सेटअप होगा उस पर जितने सारे खर्च वगैरह होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका पे करेगा। नागालैंड गवर्नमेंट इसको पावर देगा ताकि ये एक तरह से खुद पे अपने आप रूल कर सके। इससे होपफुली नागालैंड में क्या होगा, शांति आएगी, होपफुली। ये थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखना। हम लोग नागालैंड के पड़ोसी स्टेट चलते हैं, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में ये युमनाम खेमचंद सिंह, इनको वहाँ के जो गवर्नर है अजय भल्ला, उन्होंने सॉर्न इन किया है एज द 13th CM ऑफ मणिपुर, ठीक है। यही हुआ है ना इसमें न्यूज़। ये युमनाम खेमचंद सिंह है ना, इनको ये शपथ कब दिलाई गई? जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने स्टेट में जो लगा हुआ था प्रेसिडेंट्स रूल, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल क्यों लगा स्टेट में? मणिपुर में गवर्नमेंट था आपका NDA का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो रूल करता है आपका सेंटर को भी। और इसका आप जानते हो सबसे बड़ी पार्टी कौन है? BJP। तो फिर मणिपुर में NDA की गवर्नमेंट थी, BJP के N बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर थे। मणिपुर में 3 मेजर कम्युनिटी है। एक है आपका मैतेई, ठीक है, एक है आपका कुकीज़ो, और एक है आपका नागा। ये मेनली समझ लो 3 मेन कम्युनिटी हैं। मैतेई जो है ना मेजॉरिटी में है और बेसिकली हिंदू हैं। कुकी जो है ना माइनॉरिटी में है, वो ये क्रिश्चियंस हैं। नागा कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। मार्च शायद 2023 में मैतेई और कुकी के बीच में आपकी झगड़ा शुरू हुआ। कारण थे, छोड़ो उसको। उस समय 250 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए थे, और फिर मणिपुर में हर जगह दंगा फसाद होना शुरू हो गया। बाद में फरवरी 2025 में जो N बीरेन सिंह की गवर्नमेंट थी, उसने आपका रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। तो जब उसने रिज़ाइन कर दिया फरवरी में, उसके 4 दिन के बाद, क्योंकि कोई और वहाँ पे गवर्नमेंट बनाने योग्य था नहीं, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल आपका लगा दिया गया। आप जानते हो प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 के तहत किसी भी स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि संवैधानिक तंत्र अगर वहाँ पे विफल हो गया, रूल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रहा है, तो फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट गवर्नर के रिपोर्ट पे या अदरवाइज लगा सकता है आपका प्रेसिडेंट्स रूल। वहाँ पे लगा दिया गया प्रेसिडेंट्स रूल। उसके बावजूद भी वहाँ पे BJP कोशिश कर रही थी कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जाए। फाइनली एक समझौता बना होगा कि इन लोगों के बीच में, तो फिर BJP के ही यानम खेमचंद सिंह वो बनेंगे आपके CM, वो सॉरी बन चुके हैं। कुकी कम्युनिटी के BJP MLA मिसेस नेमचा किंगपेन को बना दिया गया है आपका, यानी कुकी समुदाय के एक लेडी को बना दिया गया है डिप्टी CM। और नागो समुदाय के एक लीडर जो है एल दिखो, ये BJP के नहीं है, जबकि ये पीपल्स फ्रंट उसके हैं लीडर, उनको बना दिया गया है एज अ डिप्टी CM। यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ क्या हो गया, मैतेई का ही बना आपका CM युमनाम खेमचंद सिंह, कुकी कम्युनिटी के बने डिप्टी CM नेमचा किंगपेन, और नागा कम्युनिटी के एल दिखो
ये भी इनको भी बना दिया गया एज अ डिप्टी सीएम, ये तो याद रहेगा। प्लस मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल। एक चीज़ साइड में और भी याद रखना, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मिसयूज़ हुआ है ना, वो आर्टिकल 356 का हुआ है। स्टेट में लगा दिया जाता है प्रेसिडेंट्स रूल। भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंट्स रूल है 11 टाइम्स, है ना, ये कहाँ लगाया गया है, मणिपुर। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट्स रूल किस स्टेट में लगा है, मणिपुर। याद रखना, मणिपुर में। ठीक है, तो एक थोड़ा साइड का ये न्यूज़ आप याद रखिएगा। एक बेहद छोटा सा न्यूज़ है, भारत के वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोशियोलॉजिस्ट एकेडमिक आंद्रे बेते, इनका कल डेथ हो गया। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और ये फेमस थे फॉर स्टडीज़ ऑन कास्ट सिस्टम एंड सोशल इनक्वालिटीज़ इन इंडिया। इनको 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सिंपल सा याद रखिएगा, अगर पूछा आंद्रे बेते, इनका प्रोनाउंसिएशन बेते है क्योंकि इनके फादर फ्रांस के थे और इनकी मदर जो थी ना वो कोलकाता की थी। ठीक है, इंडियन थी, इसलिए इनका नाम आंद्रे बेते है। इस तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है, लिखते ऐसे हैं। सिंपल सा होगा, आनंद बेते, आंद्रे बेते, जिनका अभी डेथ हो गया था, वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो बेसिकली क्या थे, एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं। बस इससे ज़्यादा याद नहीं। पर्सनली न्यूज़ में ही रहते हैं, विनय मुरलीधर थोंसे, इनके नाम को आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, और ये रिप्लेस करेंगे किसको, प्रशांत कुमार को। ठीक है, एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक। एमडी होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। थोड़ा सा टिपिकल याद रखना अगर बैंक का एग्जाम देते हो तो। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जो सेक्शन 35B है ना, वो ये कहता है, अगर कोई प्राइवेट बैंक भारत में चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट करना चाहता है तो वो पहले उस नाम को प्रपोज करके भेजेगा आरबीआई के पास। जब आरबीआई उसको अप्रूवल दे देगा तो फिर बैंक्स अपने शेयर होल्डर से उसके अप्रूवल लेंगे और फिर वो अपॉइंट हो जाएंगे, जबकि वो तो अपॉइंट हो ही जाता है। इसका मतलब बगैर आरबीआई के अप्रूवल के प्राइवेट बैंक्स में चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वगैरह का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। सेक्शन याद रखना, अगर आईबीपीएस का एग्जाम दोगे या फिर आरआरबी टाइप का एग्जाम दोगे तो सेक्शन है 35B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। दूसरा जो याद रखना है, विनय मुरलीधर टॉन्से, इनका टर्म कितना होगा, इनका जो टर्म होगा ना 3 इयर्स का होगा। तो जिस दिन से ये ऑफिस में आएंगे उसके अगले 3 इयर्स तक ये आपके अपने पद पे बने रहेंगे। ये टर्म्स भी पूछता है कि कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया इनको। यहाँ तक ठीक है। थोड़ा सा जान लो यस बैंक के बारे में। एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने अपना बैंकिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया था 2004 में। ठीक है, इसके जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है ना वो है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, जापान की। ठीक है, ये जापान की कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, जिसने यस बैंक में आपने पिछले न्यूज़ में भी देखा होगा, इसका लगभग शेयर कितना है 24.2% इन द यस बैंक। सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो ना वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका लगभग 10% के आसपास शेयर है यस बैंक में। यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई। इसके अभी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, क्योंकि जिस दिन वीडियो बन रहा है ना 5 तारीख को, 5 फरवरी 2026 को, आज के डेट में तो प्रशांत कुमार ही है ना, तो प्रशांत कुमार जब हटेंगे तब आपके टॉन्से साहब बनेंगे। और इसका टैगलाइन क्या है, लाइफ को बनाओ रिच। ये आपका स्टैटिक पार्ट हो गया बैंक एग्जाम के लिए। डिफेंस का एक छोटा सा न्यूज़ कर लेते हैं। इंडिया और किर्गिस्तान दोनों के जो आर्मी है ना उसके बीच एक बायलैटरल एक्सरसाइज होता है जिसका नाम क्या है, खंजर। इसका जो 30th एडिशन है ना वो स्टार्ट हो गया है कहाँ पे, मिसमारी, असम में। ठीक है, इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, पैराशूट रेजिमेंट, और किर्गिस्तान के तरफ से कौन है, स्कॉर्पियन ब्रिगेड। ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज है वो फर्स्ट टाइम हुआ था 2011 में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे कहाँ पे, किर्गिस्तान, या इसको किर्गिज रिपब्लिक भी बोलते हैं। वहाँ उन्होंने कहा ना खंजर एक्सरसाइज को क्यों ना हम हर साल आयोजित करें, एक साल आप करो एक साल हम करेंगे।
ये एक्सेप्ट कर लिया गया। और 2015 से जो खंजर एक्सरसाइज है ना, ये एवरी ईयर होता है। एक बार होगा इंडिया में और एक बार होगा अल्टरनेटिव किर्गिस्तान में। इसका मतलब 13th जब आपका इंडिया में हो रहा है असम में, इसका मतलब 12th कहाँ हुआ था? किर्गिस्तान में। तो 12th वाला जो हुआ था ना बिश्केक, जो राजधानी है किर्गिस्तान का, वो हुआ था इन मार्च 2025। इतना याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आज के दिन यूएस और रशिया दोनों स्टार्ट ट्रीटी से ना एग्जिट कर गए हैं। इसको साइन देखो किसने किया था? ये उस समय जो यूएस के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, और उस समय रशिया के प्रेसिडेंट थे दिमित्री मेदवेदेव। दोनों ने इसको साइन किया था। स्टार्ट ट्रीटी में बेसिकली आपका न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जा रही है। ठीक है, ये आज खत्म हो गया। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा हुआ। क्यों हुआ? पहले एग्जाम वाला कवर कर लें। ठीक है, स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? 90% चांस है यही पूछेगा आपसे सिंपल एग्जाम्स में। स्टार्ट्स का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, वो देखा बोला ही था आपको। साइन कब किया गया था? 2010 प्राग में। प्राग कहाँ है? ये चेक रिपब्लिक का कैपिटल है। उस समय के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे ओबामा साहब, और रशिया के प्रेसिडेंट थे दिमित्री मेदवेदेव, दोनों ने इसको साइन किया था। फिर 2021 में इसको 5 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब 5 फरवरी 2026 को ये ख़त्म हो गया है। ये रशिया और यूएस के बीच का लास्ट आर्म्स कंट्रोल का ट्रीटी था जो कि ख़त्म हो गया। आर्म्स कंट्रोल का मतलब देखो क्या होता है। एक वर्ड होता है ना जिसको कहते हैं डिसआर्मामेंट। डिसआर्ममेंट का मतलब ये होता है ना, एक पूरे वेपन को ही आप ख़त्म कर देते हो। इसका मतलब जैसे आपने डिसआर्ममेंट एग्रीमेंट किया, ठीक है, 2 कंट्री ने किया, उन्होंने कहा कि हम भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, आप भी मत बनाओ, और आपके पास जो न्यूक्लियर वेपन है उसको ख़त्म कर दो, हम भी अपना ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब दोनों कंट्री एग्री हो गए कि हम न्यूक्लियर वेपन से मुक्त हो जाएंगे, डिसआर्म हो जाएंगे। उसको कहते हैं डिसआर्ममेंट। डिसआर्ममेंट में ना वेपन सिस्टम का प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग या फ्यूचर प्रोडक्शन सब खत्म कर दिया जाता है कि हम रखेंगे ही नहीं। दूसरा होता है आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स कंट्रोल डिसआर्ममेंट से थोड़ा डिफरेंट है। आर्म्स कंट्रोल में कहा जाता है कि वेपन ख़त्म नहीं होगा, हाँ, आप कितना वेपन रखोगे उस पर कंट्रोल, यानी कि नंबर ऑफ वेपन्स कितना रखोगे ना उस पर कंट्रोल होगा। ठीक है, इसलिए कहा गया था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस, और उस समय यूएसएसआर हुआ करता था ना, जो बाद में उस रशिया उसका एक पार्ट हुआ करता था, दोनों के बीच में एक रेस स्टार्ट हो गई थी। आर्म्स रेस इसको बोलते हैं। सबसे खतरनाक क्या था? दोनों ज़्यादा से ज़्यादा ना न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते थे। तो अगर रशिया बोलता था कि मेरे पास 10 है, तो अमेरिका बोलता था कि ठहरो, हम 11 बनाएंगे। एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वेपन बनाने का था। उस समय की ये वर्ड बहुत फेमस हुआ था, मैड। मैड होता है ना म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का मतलब हो गया, यूएस कहता था रशिया को, अगर आप हम पर न्यूक्लियर अटैक करोगे तो मेरे पास अटैक होने के बावजूद भी इतनी कैपेबिलिटी होगी कि हम आपको ख़त्म कर देंगे, यानी कि हम भी मरेंगे और आपको भी ले डूबेंगे। इसी फिलॉसफी पे आपका आर्म्स कंट्रोल किया जाता था कि आप भी न्यूक्लियर वेपन रखो, हम भी रखेंगे, लेकिन लिमिटेड रखो, ताकि अननेसेसरी बर्डन हम पे ना पड़े, हमारी इकॉनमी पे ना पड़े, और लोग वर्ल्ड में ना लोग थोड़ा सा शांत रहें कि न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कंट्री कुछ कर रहा है। लेकिन वो सारे क्या हो गए? ख़त्म हो गए। यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना स्टार्ट है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक का देखो यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है ना, उसमें ये कहा गया है कि वो वेपन डिलीवरी सिस्टम जो इंटरकॉन्टिनेंटल इन नेचर होगा। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब है ना, यूरोप से मिसाइल फायर होगा तो फिर ये कहाँ पे गिरेगा? यूएस में।
और यूएस से मिसाइल फायर होगा तो वो कहाँ गिरेगा? यूरोप। रशिया तो बेसिकली यूरोप और एशिया का पार्ट में है ना। तो इस तरह का जो इंटरकॉन्टिनेंट, तो फिर जो न्यूक्लियर वेपन होगा उसके लिए आपका एक डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए ना। डिलीवरी सिस्टम क्या हो सकता है? डिलीवरी सिस्टम हो सकता है आपका मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। डिलीवरी सिस्टम आपका हो सकता है न्यूक्लियर सबमरीन्स, ठीक है, सबमरीन जा सकता है। डिलीवरी सिस्टम हो सकता है आपका वॉरशिप्स या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट, इसके द्वारा भी आप लॉन्ग डिस्टेंस जाके न्यूक्लियर वेपन्स को फायर कर सकते हो। स्टार्ट में डिसाइड किया गया था जो इंटरकॉन्टिनेंटल वेपन्स है ना उसको कंट्रोल किया जाए। दोनों कंट्री मैक्सिमम कितने लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर सकते थे? 1550, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें आपका इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स था, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स था और बॉम्बर से, तीनों। ये अब क्या हो गया? खत्म हो गया है। देखो सिंपल सा याद रखना, इसमें सिविल सर्विस तक का एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये लगभग उसको भी आपका कवर कर लेगा। नॉर्मल एग्जाम में क्या याद रखना, स्टार्ट का फुल फॉर्म, डेट कब खत्म हुआ अनलाइकली है, फिर भी 5 फरवरी 2026। साइन किसने किया था? ओबामा और मेडवेडेव ने। कहाँ पे साइन किया था? प्राग, जो कैपिटल है किसका? चेक रिपब्लिक का, ठीक है। कितने नंबर डिप्लॉय किए जाते थे? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ये कितना होगा? 1550 होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है इसमें। फिर यूएस में ही चलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑर्गेनाइज किया था क्रिटिकल मिनरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग। इसमें लगभग 50 कंट्रीज के ना फॉरेन मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट किए थे। इसमें इंडिया के तरफ से कौन गए थे? हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। इसमें देखो एग्जाम के हिसाब से करते हैं। इसको होस्ट किसने किया है? इसको होस्ट किया था स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे हमारे देश में होता है ना फॉरेन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोलते हैं ना उसको, MEA। तो उसी तरह अमेरिका में जो फॉरेन मिनिस्ट्री होता है यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री होता है उसको वो लोग बोलते हैं स्टेट डिपार्टमेंट। तो उसने इसको ऑर्गेनाइज किया था। हमारे देश में जैसे कहते हैं ना एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, यूएस में उसको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? मार्को रूबियो। इसका मतलब जो क्रिटिकल मिनरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग था उसको चेयर किसने किया था? मार्को रूबियो ने किया था। इसमें आपके G7 कंट्रीज के आए थे, यूरोपियन आए थे, एशियन कंट्रीज आए थे, अफ्रीकन कंट्रीज आए थे। हमें मतलब क्या है? डॉक्टर जयशंकर से। अब देखो क्रिटिकल मिनरल जो है ना उसको कहते हैं जो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही वाइटल है। इसमें आपका रेयर अर्थ बेसिकली वही शामिल हो जाता है। रेयर अर्थ का मतलब ये नहीं होता है कि वो अर्थ पे मिलता नहीं है। रेयर अर्थ का मतलब ये होता है ना कि उसका जो माइनिंग और प्रोसेसिंग है ना वो बहुत ही कॉस्टली होता है और इन्वायरमेंट को बहुत ही नुकसान करता है, ठीक है। इसीलिए इस सेंस में वो रेयर अर्थ है। रेयर अर्थ पे चाइना का डोमिनेंस है। कहते हैं वर्ल्ड का जो रेयर अर्थ का है लगभग 60% जो है मिनरल्स वो चाइना के पास है। और वर्ल्ड का जो 90% से ज़्यादा जो रेयर अर्थ का सप्लायर है ना वो चाइना है। वर्ल्ड नहीं चाहता कि चाइना का ये डोमिनेंस कंटिन्यू रहे, क्योंकि देखो इस चाइना ने इसको यूज़ भी किया है। डोनाल्ड ट्रंप चाइना के खिलाफ ज़्यादा कुछ क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि चाइना का रेयर अर्थ उसको चाहिए, उसके मैग्नेट्स उसको चाहिए, क्योंकि रेयर अर्थ का इस्तेमाल हर जगह होता है। आपके लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन से लेके स्पेस क्राफ्ट तक हर चीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स में उसका होता है और रिन्यूएबल एनर्जी में तो बहुत ही जाता है। इसीलिए यूएस थोड़ा सा चुप है एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो चाइना के डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए ये यूनाइटेड स्टेट्स का इनिशिएटिव है, जिसमें वर्ल्ड के जो उसके एलाइज हैं, उसके फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उसको उन्होंने इनवाइट किया था। यही मकसद था किस तरह से चाइना के डोमिनेंस को ख़त्म किया जा सके। यहाँ तक ठीक है। अब देखो चाइना के डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए जस्ट 2 दिन पहले यूएस के जो प्रेसिडेंट है ना डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अनाउंस किया था प्रोजेक्ट वॉल्ट। ये याद रखना, प्रोजेक्ट वॉल्ट किसका है? ये यूएस गवर्नमेंट का है। इसमें क्या किया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि एक वॉल्ट बनेगा। वॉल्ट को शुद्ध हिंदी में बोले तो तिजोरी बनेगी, जिसमें रेयर अर्थ जो मिनरल्स है ना उसको स्टॉक बना के रखा जाएगा, ताकि अगर कोई अचानक सप्लाई बंद कर दे तो प्रॉब्लम हो जाता है ना बहुत सारे कंट्री को। वो सिस्टम से हम
बच सके। इसका मतलब सीधा कह रहा है कि चाइना के ब्लैकमेल से हम बच सके। इसमें एग्जिम बैंक जो यूएस का है वो $10 बिलियन देगा, आप इसको स्किप मार सकते हो, ठीक है, एग्जिम बैंक वाला छोड़ दो। लेकिन प्रोजेक्ट वॉल्ट याद रखना, इसी से रिलेटेड है, क्रिटिकल मिनरल से, याद है, ठीक है, ये याद रहेगा। इसका यूज़ क्या होता है वो तो ठीक है, ये लिखा हुआ है। परमानेंट, इसका स्पेशल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होता है जो नेसेसरी होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये देखो, ये है ना प्रेसिडेंट पैट्रिक हर्मिनी, ये सेशल्स के प्रेसिडेंट हैं। याद रखना सेशल्स क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है, इसको अफ्रीकन कंट्री माना जाता है, लेकिन ये इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है। मेडागास्कर के पास देखो है ये, और अगर मेनलैंड देखोगे ना तो ये कीनिया के पास पड़ता है, ठीक है। ये भारत आए थे, ज़्यादा कुछ अभी है नहीं क्योंकि ये इंडिया आए थे। ये पहले गए चेन्नई, वहाँ से फिर जाएंगे मुंबई, फिर दिल्ली आएंगे, और प्रेसिडेंट मुर्मू और प्राइम मिनिस्टर मोदी से ये मिलेंगे। प्रेसिडेंट पैट्रिक हर्मिनी जो भारत आए हैं, इसका एक और कारण है, 1976 में इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था सेशल्स के साथ, उसका मनाया जा रहा है 50 ईयर्स, वो भी एक मनाया जाएगा इसमें, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है, बहुत सिंपल। पैट्रिक हर्मिनी जो भारत आए थे वो कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स, ठीक है। कभी कभी देखो ये भी पूछता है, पैट्रिक हर्मिनी जो भारत आए थे वो किन किन सिटीज़ को विजिट किए थे, तो पहले गए चेन्नई, फिर गए मुंबई, फिर उसके बाद गए दिल्ली। स्टैटिक पोर्शन में याद रखना सेशल्स क्या है, एक आइलैंड कंट्री है, मैप में आपने देखा, और ये कहाँ है, वेस्टर्न इंडियन ओशन में, लेकिन ये अफ्रीकन कंट्री है। इसके कैपिटल का नाम क्या है, विक्टोरिया। इसके करेंसी का नाम क्या है, सेशल्स रुपी। यहाँ भी गिरमिटिया, यानी कि यहाँ भी आपको इंडियंस पाए जाते हैं जिसको अंग्रेज लेकर गए थे गन्ने की खेती करने के लिए, तो सेशल्स में बहुत अच्छा खासा इंडियन आबादी भी रहता है, इसीलिए देखो करेंसी क्या है, रुपी इसका है, सेशल्स रुपी, ठीक है। फिर एक न्यूज़ आया था, इंडिया ने फाइनली ज्वाइन कर लिया है ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज। ब्रिक्स जानते हो ठीक है। ये जो आपका ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसी है ना, इसको ब्रिक्स वालों ने डेवलप किया है इन कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके सहयोग से इसको सेटअप किया गया था। इसको शॉर्ट में कहते हैं यूनिडो। इसका देखो एम क्या है, ये ना जो ब्रिक्स कंट्रीज जो 10 मेंबर कंट्री है या फिर जो नॉन ब्रिक्स कंट्री हैं, उसमें सपोर्ट करता है इंडस्ट्रियल इनोवेशन को, मॉडर्नाइजेशन को और कोऑपरेशन को। तो भारत के तरफ से नोडल एजेंसी कौन होगी, भारत के तरफ से नोडल एजेंसी है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ठीक है। ये इंडिया का नोडल एजेंसी होगा ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज के लिए। एनपीसी जो है ना, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ये आता है किसके अंदर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। DPIIT का फुल फॉर्म याद रखना, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये तो याद रहेगा। ब्रिक्स तो आप जानते हो इनिशियली इसमें कितने मेंबर कंट्री थे, 4, BRIC ब्रिक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। बाद में इसमें शामिल कौन हुआ, साउथ अफ्रीका। 5 हो गए। बाद में इसका और एक्सटेंड किया गया और इसमें टोटल कंट्री अभी कितने हैं, 10 कंट्रीज हैं, 10। 2026 का जो चेयरमैनशिप है ब्रिक्स का वो भारत को मिला है, यानी कि पिछले साल 2025 में कौन था, ब्राज़ील, 26 में कौन है, इंडिया। इसका मतलब इस बार जो ब्रिक्स का समिट मीटिंग होगा ना 2026, वो इंडिया में होस्ट किया जाएगा। यहाँ तक ठीक है। आज 5 तारीख को ख़त्म हो गया आपका 3rd वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ठीक है। हमेशा याद रखना, ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होता है ना, ये हमेशा होता है दुबई में, है ना। दुबई कहाँ है, यूनाइटेड अरब अमीरात। फिर रिपीट करते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात का जो कैपिटल है ना, दुबई नहीं है। यूनाइटेड अरब अमीरात का जो कैपिटल है वो है आपका अबू धाबी, ठीक है। 7 अमीरात मिलकर बने UAE, उसमें से एक अमीरात का नाम है दुबई। ये हमेशा वहीं पे होता है, ठीक है। तो फिर इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, एक NGO है जिसका नाम है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, वही इसको ऑर्गेनाइज करता है।
इसको सेटअप किया था शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर है किसके, यूएई, है ना, दुबई के। ठीक है, इस बार जैसे लास्ट ईयर भूपेंद्र यादव गए थे इंडिया की तरफ से, तो 2026 का जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था ना, इसमें भारत को रिप्रेजेंट किसने किया था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ अनुप्रिया पटेल ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। बस इतना याद करना है। इसका थीम क्या है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। 2025 में भी ना यही थीम था, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। 26 में भी थीम क्या है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है, फिर एक छोटा सा न्यूज़ कर लो। माउंट अकनकागुआ, माउंट अकनकागुआ, इसके लिए एक एक्सपीडिशन जा रहा है। उतना इम्पोर्टेंट तो एक्सपीडिशन नहीं है, लेकिन स्टैटिक पोर्शन है ना, तो फिर इसी हिसाब से इसको टैकल करते हैं। इसको फ्लैग ऑफ किसने किया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, ये नहीं पूछेगा। जॉइंट एक्सपीडिशन किसका है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये कहाँ है, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी कहाँ है, ये उत्तराखंड में। एंड जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम। पहलगाम कहाँ है, कश्मीर में। देखो स्टैटिक पोर्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पे स्थित है, स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन बन गया, उत्तरकाशी। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स कहाँ है, पहलगाम, कश्मीर। ये दोनों याद रखना है बस। दूसरा, जो माउंट अकनकागुआ है, ठीक है, ये देखो है कहाँ पे, ये अर्जेंटीना में, और ये एंडीज पर्वतमाला यानी कि एंटीज माउंटेन रेंज में पाया जाता है। एशिया के बाहर, जानते हो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो टॉलेस्ट माउंटेन पीक है वो हिमालय है। उसके बाद केटू आता है ना, फिर कंचनजंगा वगैरह आता है। तो इसके बाहर अगर हम एशिया से बाहर निकल जाएं तो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट अकनकागुआ। और अगर हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करें, उसमें भी जो टॉलेस्ट पीक है ना वो माउंट अकनकागुआ है। देश का नाम क्या हो गया, अर्जेंटीना। और किस माउंटेन रेंज का ये पार्ट है, एंडीज पर्वतमाला यानी कि एंडीज माउंटेन रेंज। इतना याद करना है बस। स्पोर्ट्स का कर ले। ये अभी का न्यूज़ है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, उसने सेकेंड टाइम विमेन प्रीमियर लीग जीता है। ठीक है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जो है उसकी कैप्टन कौन है, स्मृति मंदाना। इनको अवार्ड भी मिला है आपका प्लेयर ऑफ द फाइनल में, प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड इनको मिला है, स्मृति मंदाना को। ठीक है, देखो इसमें सिंपल से याद रखना, जैसे मेंस में आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तरह वुमेन्स में क्लब बेस्ड फ्रेंचाइजी क्रिकेट टूर्नामेंट बीसीसीआई आयोजित करवाता है, उसका नाम है वुमेन्स प्रीमियर लीग। इसका जो फाइनल था ना वो आपका हुआ था वडोदरा में, आज 5 फरवरी 2026 को। फाइनल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने फाइनल में किसको हरा दिया, दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया। ठीक है, 6 विकेट से हरा दिया। देखो इस तरह से जब याद करते हैं ना तो कितने रन से हरा है, कितना विकेट से हरा है, वो सब हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ध्यान क्या देना, फाइनल मैच के जो प्लेयर ऑफ द मैच थी वो थी स्मृति मंदाना, जो कैप्टन है आरसीबी की, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की। दिल्ली कैपिटल के थे ना जेमिमिया रॉड्रिगेज थी, वो इसकी कैपिटल थी, लेकिन उनकी टीम हार गई थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज है वो सोफी डेविन, ये न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं, लेकिन WPL में इस बार खेल रहे थे किसके लिए, गुजरात टाइटंस के, जाइंट्स के लिए। आरसीबी को प्राइज मनी मिला है 6 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स को मिला है 3 करोड़। अगर हम लोग अवार्ड विनर्स की बात कर लें इस बार का, तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड सॉरी नंदिनी शर्मा को मिला है, जो दिल्ली कैपिटल से खेलती है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है सोफी डिवाइन को ऑफ गुजरात जाइंट्स। ठीक है, इसमें देखो मेन जो आपको याद करना है ना वो ये याद करना, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सोफी डिवाइन हो गई ऑफ गुजरात जाइंट्स। ऑरेंज कैप फॉर द मैक्सिमम रन स्कोरर इन द टूर्नामेंट कौन हो गया, स्मृति मंदाना, जो आरसीबी की है। पर्पल कैप किसको दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है टूर्नामेंट में, वो किसको दिया गया है, सोफी डिवाइन, जो कहाँ की है, गुजरात टाइटंस जाइंट्स के लिए खेलती हैं। सबसे ज़्यादा 6 मारने का रिकॉर्ड किसके अवार्ड किसको मिला है, हरमनप्रीत कौर को, ये किसके लिए खेलते हैं, मुंबई इंडियंस के लिए। स्ट्राइक रेट हम लोग
छोड़ भी सकते हैं, मोस्ट डॉटेबल भी छोड़ सकते हैं। फेयर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला है? मुंबई इंडियंस को मिला है। ठीक है, ये तो हो गया। और फिर इसमें याद रखना WPL के बारे में, वुमेन्स प्रीमियर लीग के बारे में। IPL की तरह इसको भी स्टार्ट किसने किया था? BCCI ने। BCCI का फुल फॉर्म क्या आता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। IPL में जैसे 8 टीम हो जाती है, इसमें आपके 5 टीम्स है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स। जो पहला सीजन था वो था 22-23 में, यानी कि 23 में इसका फाइनल खेला गया था। जीतने वाली कौन थी? मुंबई इंडियंस। ठीक है। सेकेंड सीजन था 23-24 का, जिसको जीता गया था किसने? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। थर्ड जो था उसको जीता किसने? मुंबई इंडियंस ने। फोर्थ फिर इसने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स। इसका मतलब देखो, मुंबई इंडियन, रॉयल चैलेंजर, मुंबई इंडियन और रॉयल चैलेंजर। तो 5 में से सिर्फ 2 टीम है, मुंबई इंडियन और रॉयल चैलेंजर, जिसने इसको 2-2 बार जीता है। ठीक है, ये स्पोर्ट्स में। आज के न्यूज़ में देखो इतना था। फोर्थ और फिफ्थ के न्यूज़ को इसमें बेसिकली कवर किया गया और इसको अप टू डेट कर दिया गया है फिफ्थ तक का। बैकलॉग जो है उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत लंबा गैप था, इसके लिए फिर से सॉरी। ये फिर रेगुलर आपका वीडियो आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेल्थ हेल्थ परमिटिंग, अगर हेल्थ सही रहा तो बिल्कुल आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।